इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस फॉर फ्लेक्युलर डिजाइन को डिस्कस किया और उसमें एक स्पेशल एजम्पशन, स्पेशल सिंप्लीफिकेशन व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक को डिस्कस किया। अब हम उन सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस की बेस पे जनरल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे किसी सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ निकालने का। सो दो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एनालिसिस के लिए, एक होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी और दूसरी होती है इक्विलिब्रियम की। स्ट्रेस और स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का मतलब है किसी जगह पर मेंबर में स्ट्रेस इट शुड करस्पॉन्ड टू द स्ट्रेन एट दैट पॉइंट। स्ट्रेन हमारे पास एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसी के बेस पे हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, हर पॉइंट पे स्ट्रेन कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेस में। ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। इक्विलिब्रियम का सिंपली मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस must be balanced by the internal forces, तभी सेक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। So starting with the topic, analysis of nominal moment strength MN। अगेन हम इसमें एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंसिडर करेंगे सब्जेक्टिव टू पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। मैं बुक में से ये हमारा आर्टिकल चल रहा है, ये हम कंसिडर करेंगे एक सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन अपने एनालिसिस के लिए। मैं पहले से इस को स्निप करके ले आता हूँ। ये मैं उस फिगर को पहले से यहाँ पे ले आया हूँ ताकि हम अपने डिस्कशन के लिए इसको पहले से यहाँ पे ले आए। ओके, सो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता जाता हूँ इस जगह पे कि हम जो कंसिडरेशंस ले रहे हैं वो क्या क्या है, यानी हम जो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या हमने किस क्रॉस सेक्शन को हमने कंसिडर किया हुआ है। तो पहली बात ये है कि हम सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए वैलिड है। इसके अलावा वैलिड डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जिसमें कंप्रेशन जोन में भी स्टील हो उसके लिए ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली ये हम एनालिसिस कर रहे हैं एक अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए। अंडर रीइंफोर्स्ड का क्या मतलब है कि ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसमें जब लोडिंग बढ़ेगी तो स्टील पहले यील्ड कर जाएगा टेंशन में, कंक्रीट अपनी मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेंथ पे बाद में पहुंचेगा, यानी इसका फेलियर इनिशिएट होगा बाय यील्डिंग ऑफ टेंशन स्टील। तो ये हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। एक तो सिंगली रीइंफोर्स्ड है, सिर्फ टेंशन वाली साइड पर रीइंफोर्समेंट है, कंप्रेशन वाली साइड पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। सेकंड अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, टेंशन स्टील विल यील्ड बिफोर एक्सट्रीम कंक्रीट कंप्रेशन फाइबर रीचेस एप्सिलॉन CU मैक्सिमम यूजेबल कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट 0.003। सो ये तो दो अजम्पशंस हमने शुरू में, इस दो कंसीडरेशंस हमने ले ली। ये हमारी इस डिस्कशन की लिमिटेशंस है एक तरह से कि ये इन्हीं के लिए वैलिड है। तो जैसे जैसे हम साथ साथ अपनी कंसिडरेशंस, अपनी लिमिटेशंस हमारी आती जाएंगी, मैं इस लिस्ट को आगे कंप्लीट करता जाऊंगा। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ लिमिटेशंस। So now let's start discussing the general procedure। जनरल प्रोसीजर ये कि ये आपके पास क्रॉस सेक्शन है, ये इसमें एरिया ऑफ टेंशन स्टील है, ये इसकी डायमेंशंस गिवन है, ये इसकी टोटल डेप्थ h है, ये इफेक्टिव डेप्थ d है। सो एक लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने पहले भी कंसीडर की थी, ये हमारी बहुत पहले की एजम्पशन है। बहुत शुरू में जब हमने एजम्पशन डिस्कस की थी पहले वाले लेक्चर्स में, उनमें से ये हमारी एजम्पशन अब कुछ वही चलती आ रही है। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, उसकी बेस पे हमारी जो स्ट्रेन डायग्राम है वो एक लीनियर डायग्राम होगी। ठीक है। और प्लस एक ये जो चीज है ये एडिशनल है इस डिस्कशन में
यानी प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन तो है, लेकिन यहाँ पे हम जो जनरल लिखते थे एप्सिलॉन सी मैक्स, उसको हमने एक स्पेशल वैल्यू दे दी है एप्सिलॉन सी यू, क्योंकि हमने पीछे जो डिस्कशन की थी, ये मैं 4-3 वाली डिस्कशन आपको दिखा रहा हूँ, हमने जो सिंप्लीफिकेशंस ली थी फ्लैगेट थ्योरी व डिजाइन, पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारी सेकंड अजम्पशन क्या थी, mn को हमने डिफाइन किया था दैट वैल्यू ऑफ m विच करस्पॉन्ड्स टू एप्सिलॉन सी मैक्स इक्वल टू एप्सिलॉन सी यू। सो उसकी बेस पे अब हम जो ये वैल्यू ले रहे हैं एप्सिलॉन सी मैक्स की, वो इक्वल टू एप्सिलॉन सी यू ले रहे हैं। इस स्टेज के करस्पॉन्डिंग जो हमारा m होगा दैट विल बी कॉल्ड mn एज पर आवर assumption, सिंप्लीफाइंग assumption। सो ये हमने एप्सिलॉन सी यू ले लिया। अब इसमें यहाँ पे जो स्ट्रेन है जिसको हमने एप्सिलॉन एस से रिप्रेजेंट किया है, ये हमें अननोन है, ये हमें नहीं पता। इसी तरह यहाँ पे जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की हमने शो की है, जिसको सी कहा है, ये हमें इस वक्त पता नहीं है कि कितनी है। हमने एक शो की है एक अननोन के तौर पे, लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता अभी इस टाइम, इस वक्त इसकी वैल्यू नहीं पता हमें। और इसी तरह यहाँ पे जो स्ट्रेन है इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये बात हमने चूंकि एज्यूम की है कि हमारा सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, मैं साथ में लिख लेता हूँ, अंडर रीइंफोर्स्ड का मतलब है हमारा सेक्शन का जो एप्सिलॉन एस है इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई। ठीक, अंडर रीइंफोर्स्ड का ये मतलब है। तो हमारी इस एजम्पशन की बेस पे कि हमारा सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, हमने इसकी वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर, यानी इसकी रेंज पता है कि ये इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई है, लेकिन वैल्यू कितनी है ये हमें इस वक्त नहीं पता। ओके, इस एजम्पशन को कि ये सेक्शन वाकई अंडर रीइंफोर्स्ड है, ये हम लाजमी बाद में कंफर्म करेंगे, इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने यहाँ कंसीडर किया, अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो हमने जो व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक को डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वही मॉडल हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। हमने व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक में ये डिस्कस किया था, इस तरह की स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ 0.85 FC प्राइम up to a depth of A where A is equal to beta 1C acting on this equivalent compression zone B multiplied by A, और यहाँ पे स्ट्रेस FS जनरली इसे इट इज FS, लेकिन अब हमारी डिस्कशन में ये क्या चीज होगी। अच्छा, सो ये हमने वही चीज रिप्रोड्यूस कर ली है। ये FS हमने इक्वल टू FY क्यों लिखा है, बेस्ड ऑन आवर अजम्पशन दैट द सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड। व्हाट डज इट मीन कि हमारा सेक्शन का जो टेंशन स्टील है वो यील्ड कर रहा है। ठीक है, इस अजम्पशन के ऊपर हमने बेस किया हुआ है FS इक्वल टू FY। सो ये FS नोन है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, जो कि अभी हमने चेक भी करनी है। ओके, इसमें कंक्रीट टेंशन, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली जो जगह है, इसमें कंक्रीट आपको एब्सेंट नजर आ रही है। कंक्रीट की कोई फोर्स टेंशन में कैरी नहीं कर रहा है। ये हमारी असम्पशन जो हमने असम्पशंस डिस्कस की थी, वो पहली वाली असम्पशन T ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 0। ठीक, ये भी यूज हो गई, ये भी यूज हो गई। ये हमने कहा यूज कर ली ये वाली असम्पशन, जब हम ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना रहे, जो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की इसकी शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनालिसिस का रिजल्ट दे हमें MN का, वो एक्सपेरिमेंटल के करीब करीब आए। तो इसलिए इसकी शेप हमने जो व्हिटनी में हमने स्पेशल केस डिस्कस किया था कि ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल कोई भी ली जा सकती है, लेकिन हम उस व्हिटनी स्ट्रेस ब्लॉक वाले मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो कि ACI कोड ने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, ये FS की बात हमने कर ली है। इट इज इक्वल टू FY किस बेस पे कि एप्सिलॉन S इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन Y, और साथ में ये भी हमारी एजम्पशन शुरू में अगर आपको याद हो, हमने स्टील का जो स्ट्रेस लिया था वो हमने ये मॉडल लिया था स्टील का, स्टील के स्ट्रेस के लिए, सॉरी ये वाला मॉडल हमने एज्यूम किया था कि आफ्टर यील्डिंग इसमें स्ट्रेन जो है वो FY से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे जो स्ट्रेन है ये एप्सिलॉन Y है। इस बेस पे हम कह रहे हैं
कि जब हमारा एप्सिलॉन एस ग्रेटर होगा, जब हमारा एप्सिलॉन एस ग्रेटर होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन एफ वाई होगा, तो उस सारे रीजन के लिए एफ एस की एक ही वैल्यू होगी इक्वल टू एफ वाई। उससे पहले एफ एस इज कैलकुलेटेड यूजिंग, यहाँ पे एफ एस कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, एप्सिलॉन एस इंटू ई एस। ओके, सो ये क्विकली एक हमने पिछली assumption को भी यहाँ पे डिस्कस किया कि ये भी बेसिकली बेस्ड ऑन assumption है कि ये एफ एस इक्वल टू एफ वाई है, बेस्ड ऑन दिस मॉडल, दिस assumption, कि स्ट्रेन हार्डनिंग को नेग्लेक्ट किया हुआ है। अब लास्ट स्टेप है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से फोर्सेस में जाना। तो वो पहले डिस्कस हो चुका है कि ये सी सी किसके बराबर होगा, सी सी विल बी इक्वल टू, ये पहले डिस्कस हो चुका है, CC will be equal to 0.85 FC prime B beta 1C। ठीक है, ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, या इक्वल टू 0.85 FC prime B beta 1C की जगह आप A भी लिख सकते हैं, ये CC की इक्वेशन। अब ये जो सी सी है ये इस वक्त हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इस वक्त एक अननोन है। क्यों भला? इसमें क्या चीज अननोन है? एफ सी प्राइम तो हमें पता है, बी भी पता है, लेकिन ए हमें नहीं पता इस वक्त। ठीक है, ये हमें अननोन है इस वक्त। या अगर ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देखें तो बीटा 1 तो पता है, लेकिन सी नहीं पता, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं पता, और अकॉर्डिंगली हमें डेप्थ ऑफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक ये नहीं पता। या ये बेसिकली एक ही अननोन बन जाते हैं ना, एक नॉन हो तो दूसरा तो फिर अननोन नहीं रहेगा, दूसरा भी नॉन हो जाएगा फिर। सो हमें इस वक्त ए की वैल्यू नहीं पता या सी की वैल्यू नहीं पता, इस वजह सी सी इस वक्त एक अननोन है। जब तक ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती सी सी अननोन रहेगा। सो सी सी इज अननोन एट दिस स्टेज। At the moment it is unknown. लेकिन एक दूसरी जो फोर्स है, टी फोर्स इन टेंशन स्टील, टी एस कह लें या सिंपली टी कह लें इसको, ये हमें एक एजम्पशन की बेस पे नॉन है। वो एजम्पशन क्या है? स्टील हैज यील्डेड। उस एजम्पशन की बेस पे हमें पता है कि ये टी फोर्स ए एस मल्टीप्लाइड बाय एफ वाई के बराबर है। जनरली तो ये ए एस इंटू एफ एस के बराबर है, लेकिन चूंकि हमने एज्यूम किया है कि हमारा स्टील यील्ड कर रहा है, एक अंडर इनफोर्स सेक्शन कंसीडर किया हुआ है, इसलिए हमें ए एस एफ एस इक्वल टू ए एस एफ वाई ले रहे हैं। सो टी जो कि जनरली इट इज इक्वल टू ए एस एफ एस, सिंस we have assumed an under reinforced section, so fs is equal to fy, and this is still an assumption. This is still an assumption, so keep in mind this is still just an assumption. It needs to be verified. So based on this assumption, fs is equal to fy, so it means t is equal to as fy, and that what does it mean? It is known now, but based on assumption that the section is under reinforced. So if t is known based on, although it is based on assumption, but if you accept that assumption, if that assumption turns out to be true later on, so t is known as fy. Now using this known value of t and also using equilibrium condition, so
since there are no other forces, no external forces, no axial forces are being applied from outside, this we are considering a beam in which the axial loading is zero. There is only transverse loading, so it means the internal forces must be balancing each other. So T is equal to Cc, or you could say Cc is equal to T. Now, since this T is known, although based on assumption, which we will be confirming later on, so we will be using this value of T, ASFY, this is known, in order to calculate this unknown on the left side. CC में यही चीज unknown थी, तो हम इसमें इस इक्वेशन में अगर आप देखें, there is only one unknown which is A. ठीक है, so A can be calculated from this expression. So we can write A equal to ASFY divided by 0.85 FC prime B. अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करता जाऊं, जो हमने CC की वैल्यू 0.85 FC प्राइम B बीटा 1C लिखी हुई है, ये इस असम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, या अगर ज्यादा स्पेसिफिक में बात करूं, क्योंकि ये इसका ताल्लुक कंप्रेशन जोन से है, तो इक्वल टू BA या इक्वल CC इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन लिखने की अंदर आपकी असम्पशन ये है कि आपका जो कंप्रेशन जोन है वो एक कांस्टेंट विड्थ का जोन है, जिसकी विड्थ B है इस केस में. ठीक है, कंप्रेशन जोन आपका ये है, ये कंप्रेशन जोन है आपका, ये वाला जोन. ये इस सेक्शन में यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन है, और ये लोकेशन है इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस प्रॉब्लम. तो ये जो इस वक्त आपका कंप्रेशन जोन है, ये एक कांस्टेंट विड्थ का जोन है. सो ये एक्सप्रेशन अगेन, इसकी एक और लिमिटेशन क्या हुई हमारे डिस्कशन में, आल्दो मेरी जगह यहाँ पे थोड़ी कम छोड़ी है, लेकिन मैं थर्ड लिमिटेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ, आल्दो थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाएगा, लेकिन ये उस सिंगली रिइंफोर्स, अंडर रिइंफोर्स, ये दो हमारी लिमिटेशंस पहले डिस्कस हो चुकी थी. थर्ड हमारी लिमिटेशन है रेक्टेंगुलर, या रेक्टेंगुलर से बेहतर वर्ड है कांस्टेंट विड्थ कंप्रेशन जोन. ठीक है, वो कांस्टेंट विड्थ जो है वो B है. सो ये हमारी तीसरी असम्पशन है, तीसरी कंसिडरेशन है, यानी जिसके लिए ये डिस्कशन वैलिड होगी वो उनमें से एक ये कंसिडरेशन भी है. इसके अलावा ये वैलिड, जनरल डिस्कशन वैलिड होगी, लेकिन जो हमने CC का ये एक्सप्रेशन लिखा है ये वैलिड नहीं होगा. ये बात भी इंपॉर्टेंट है. ओके, और चूंकि सिंगली रिइंफोर्स्ड है, इस वजह से सिर्फ कंक्रीट की कंप्रेशन कंसिडर हो रही है. ऊपर तो स्टील है ही नहीं ना टेंशन कंप्रेशन वाली साइड पे. अगर यहाँ पे स्टील होता तो फिर यहाँ पे एक फोर्स जैसे CC आपको नजर आ रही है, इसी तरह एक CS भी होता. अगर ये ऊपर भी स्टील होता कंप्रेशन जोन में, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन थी CC is equal to T, इसमें एक और फोर्स आ जाती CS. लेकिन इस वक्त चूंकि हमारा कंसिडरेशन है, हमारी assumption है कि हमारा सेक्शन इस वक्त सिंगली रिइंफोर्स है, इसलिए हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स है, CC equal to T. So once you calculate the value of A based on this equation, so now you can
check your assumption. अगर आपको a की वैल्यू पता है तो चूंकि हमने डिस्कस किया हुआ था a is equal to beta 1 c, so if you know a value you can also calculate c value. beta 1 ठीक हो गया, और ये हमारे पास a की वैल्यू है based on our considerations. Now once these two values are known, in fact when one of them is known, the other is directly known based on this relationship. So using this information we can now verify our assumption, the assumption of under reinforced section. So how can we verify? We can verify this if we verify that epsilon s is actually it is really greater than epsilon y. So we need to calculate epsilon s based on this known. Now this c is a known value. Now this c has been calculated, so although based on assumption but has been calculated. So with c value known, now you can calculate this epsilon s using similar triangles. ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन सी? ये वाली, एक ये ट्रायंगल, और एक ये वाली ट्रायंगल. ठीक है, ये एप्सिलॉन सी यू 0.003, ये सी वैल्यू, और ये डेप्थ कितनी हो जाएगी? d माइनस सी. ठीक है, टोटल क्या है, यहां से लेके यहां तक d है, तो उसमें से c अगर निकाल देंगे तो दिस विल बी d माइनस सी, और ये डायमेंशन, ये डिस्टेंस क्या है? एप्सिलॉन s. सो आप सिमिलर ट्रायंगल से ऑब्टेन कर सकते हैं ये वाली कौन सी एक्सप्रेशन, आप खुद बना लें. एप्सिलॉन सी यू डिवाइडेड बाय, या आप जिसको कैलकुलेट करना नॉर्मली उससे स्टार्ट करना इजी रहता है, एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय डी माइनस सी. सो लेट्स राइट इट डाउन. एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय डी माइनस सी इक्वल टू एप्सिलॉन सी यू डिवाइडेड बाय सी. Epsilon cu divided by c. So you can rewrite this expression to calculate epsilon s, which is d minus c divided by c into epsilon cu. Now we have assumed this. We have assumed that this is equal to 0.003. You can go to the simplifying assumption and see that we have taken it equal to 0.003. This is the ACI value, 0.003. So this is something known to you. D is also something known. C has been just calculated. So epsilon s will be known now. Now use this epsilon. So check your assumption right now. The assumption was check epsilon s, compare it with epsilon y. So there are two possibilities. Let's discuss them. Number one is that, so you want to check epsilon s should be equal to or greater than epsilon y. Okay, let's not write it like this. Let's write down like this. There are two possibilities. Epsilon s could be equal to or greater than epsilon y. In that case, your assumption of under reinforced section is confirmed. Your assumption that tension steel is yielding is confirmed. And the other possibility is that epsilon s is less than epsilon y. In that case, the section assumption is not
confirmed. Instead, what has been confirmed? The section is ये सेक्शन अंडर इनफोर्स था, यही अंडर इनफोर्स की डेफिनेशन है. एप्सिलॉन एस इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई हो तो सेक्शन अंडर इनफोर्स कहलाता है. और सेक्शन इज ऑल ओवर reinforced, opposite to under reinforced. यही डेफिनेशन है ओवर reinforced सेक्शन की. एप्सिलॉन एस इक्वल एप्सिलॉन एस लेस देन एप्सिलॉन वाई, यानी अंडर reinforced और ओवर reinforced की डेफिनेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है? एप्सिलॉन एस के ऊपर. कि आपका एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन वाई के इक्वल टू और ग्रेटर है तो सेक्शन अंडर reinforced. एप्सिलॉन एस लेसर देन एप्सिलॉन वाई है तो सेक्शन ओवर reinforced. सो ओवर reinforced अंडर reinforced क्राइटेरिया क्या हुआ? एप्सिलॉन एस के ऊपर बेस्ड. ये मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे आप कंफ्यूज ना करें इसको. सो आप अंडर reinforced सेक्शन मैथमेटिकली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ओवर reinforced सेक्शन आप मैथमेटिकली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन ये किस स्टेज के ऊपर है? नॉमिनल स्टेज के ऊपर, नॉमिनल कंडीशंस के ऊपर. व्हेन एप्सिलॉन सी मैक्स विल बी एट epsilon cu when this is equal to epsilon cu when this strain is equal to 0.003. उस स्टेज के ऊपर जो स्ट्रेस है ये वाला, ये कैलकुलेट आप कर दें तो ये इस केस में अंडर reinforced और अगर ये लेसर हो तो फिर ये ओवर reinforced. सो नाउ लेट्स सी कि अगर ये वाला सिचुएशन हो तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली सिचुएशन हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे. अभी इस वक्त चूंकि हमने सेक्शन अंडर reinforced एज्यूम किया हुआ है हम, तो इसलिए हम पहले इसको जरा डिटेल में देखेंगे. इसको जरा इसकी तरफ हमने बाद में आना है. लेकिन चूंकि ACI हमें डायरेक्ट करता है कि आप सेक्शन अंडर reinforced सेक्शन डिजाइन किया जाए, सेक्शन अंडर reinforced हो, ACI अंडर reinforced हो, लेकिन खाली अंडर reinforced नहीं, थोड़ी सी और भी रिक्वायरमेंट है. एक टेंशन कंट्रोल्ड सेक्शन का वर्ड हम आगे यूज करेंगे. ACI हमसे टेंशन कंट्रोल सेक्शन चाहता है, लेकिन खैर उसकी तरफ हमने बाद में आना है. लेकिन इस वक्त हमारी डिस्कशन ये है कि अगर ये अंडर reinforced हो वाकई तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे. फिर इसका मतलब है कि हमारी ऊपर की जो कैलकुलेशंस हैं, यानी A की वैल्यू और C की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, ये ट्रू थी क्योंकि इनमें हमने ये असम्पशन यूज की थी fs इक्वल टू fy. A की वैल्यू कैलकुलेट करने में हमने जो fs की जगह fy पुट किया था, ये असम्पशन जो हमारी थी ये ठीक थी. इसका मतलब A की वैल्यू भी एक ऐसी असम्पशन के ऊपर बेस्ड थी जो वाकई ट्रू assumption थी, तो ये A की वैल्यू ठीक है. C की वैल्यू जो कैलकुलेट कर ली ये भी ठीक है, और ऊपर का सारा एनालिसिस यानी हमारा ठीक है. ये एप्सिलॉन S की वैल्यू जो आ गई है ये भी ठीक है. ठीक है, तो हमें कोई चीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. वी विल प्रोसीड फर्दर. वो फर्दर प्रोसीड क्या करेंगे, हम MN कैलकुलेट करेंगे. अब MN कैलकुलेट करने के लिए आप या इस तरह से लिख लें, T इंटू डी माइनस ए बाई टू. ये d माइनस ए बाई टू लीवर आर्म बन जाएगा, या आप CC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटू डी माइनस ए बाई टू, क्योंकि CC और D इक्वल है. ये d माइनस ए बाई टू लीवर आर्म कैसे बन गया? ऐसे. इसके मिड हाइट एक्ट कर रहा है ये CC फोर्स है, ये मिड हाइट ऑफ इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक A/2 फ्रॉम द टॉप, इसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये T फोर्स कहां एक्ट कर रहा है? D डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप. तो अगर ये डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक का, सॉरी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर D है और ये डिस्टेंस A/2 है, तो नीचे वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D माइनस A/2. ठीक हो गया. सो दिस इज ये इसलिए हम इसको लीवर आर्म लिखते हैं. ठीक है. सो अब आपको सारी चीजें T आपने ऊपर कैलकुलेट किया है तो वही वैल्यू यूज कर दें, या CC की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे यूज कर लें, और D और A ये दोनों अब इस वक्त आपको नॉन है. नॉर्मली हम इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं क्योंकि अंडर reinforced है ना, तो T की वैल्यू ASFY भी हम लिख सकते हैं.
ये इक्वेशन है अगर आपका सेक्शन चले यहां पे नहीं लिखते, यहां लिख लेते हैं। अंडर इनफोर्स फॉर्म, ठीक हो गया। अगर सेक्शन ओवर इनफोर्स हो, या जो आपके पास आंसर आया एप्सिलॉन एस का, ये आंसर आपका लेसर देन एप्सिलॉन वाई आ जाए, सेक्शन ओवर इनफोर्स, अब क्या होगा? अब इसका मतलब ये कि आपने जो ए की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की थी, जो सी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जिसमें आपने यूज किया था एफ एस की वैल्यू इक्वल टू एफ वाई, वो तो एफ एस इक्वल टू एफ वाई नहीं रहा, एफ एस इज नाउ लेस देन एफ वाई। इट इज इन दैट केस, इसका मतलब ये कैलकुलेशन तो ठीक नहीं है, यू नीड टू रिवाइज देम राइट फ्रॉम द स्टार्ट। सिर्फ ये बात ठीक है कि ये एप्सिलॉन सी यू है और ये एप्सिलॉन एस की वैल्यू है, बट दिस इज नाउ लेसर देन एप्सिलॉन वाई। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एस इज नॉट इक्वल टू एफ वाई, एफ एस इज नॉट इक्वल टू एफ वाई, इंस्टेड वी विल राइट एफ एस इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एस बाय यूजिंग एक्सप्रेशन एफ एस इक्वल टू एप्सिलॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ई एस, ठीक है। इन दैट केस इसको हम डिटेल में बाद में इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये वाला जो केस है, इसका अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए, देन यू नीड टू रिवाइज। रिवाइज क्या कर रहे होंगे? यू विल नॉट टेक एफ एस इक्वल टू एफ वाई, यू विल टेक एफ एस इक्वल टू एप्सिलॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ई एस। ये जो हमने मॉडल ऊपर डिस्कस किया था स्टील का, आप इस रीजन में फॉल नहीं कर रहे, इस फर्स्ट वाले रीजन में फॉल कर रहे हैं, तो इस रीजन में एफ एस बराबर है ई एस इंटू एप्सिलॉन एस मल्टीप्लाइड बाय ई एस, स्ट्रेन इन स्टील मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। सो अब आप एफ एस की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। सो एफ एस इज इन फैक्ट एन अननोन बिकॉज एप्सिलॉन एस इज एन अननोन, ठीक है। बट स्टिल एप्सिलॉन एस की जो एक्सप्रेशन हमने लिखी थी ये वाली, ये एक्सप्रेशन वैलिड है, क्योंकि ये तो इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है ना, और ये डायग्राम तो ठीक है ना, सिर्फ ये कि एप्सिलॉन एस की जो वैल्यू पहले हम कहते थे कि इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई है, वो वैल्यू लेसर है एप्सिलॉन वाई से, बट है तो एप्सिलॉन एस ही ना, आखिर ये ऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस कहलाएगा तो एप्सिलॉन एस ही ना, ये वाला ऑर्डिनेट। सो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन वैलिड है, बट इसमें जो सी की वैल्यू आपने यूज की थी पहले, वो वैलिड नहीं है। ये एप्सिलॉन एस कैन स्टिल बी रिटन एज d minus c over c into epsilon cu, which is something known, 0.003 है ये वाली epsilon cu की वैल्यू। So it means that now we will be writing fs in terms of epsilon s। अब epsilon s की जगह पे, इसकी जगह पे आप वैल्यू यहां से पुट कर दें, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? d माइनस सी ओवर सी, लिख लेते हैं इसका, d माइनस सी डिवाइडेड बाय सी एप्सिलॉन सी यू इंटू ई एस। सो हमने इस, अगर आप इस राइट हैंड साइड को देखें तो इसमें ई एस नॉन है, एप्सिलॉन सी यू नॉन है, डी डायमेंशन की प्रॉपर्टी ये हमें नॉन है, सिर्फ सी अननोन है। इसका मतलब क्या हुआ? एफ एस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है, और सी हमें अननोन है क्योंकि पहली वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो चुकी है ना बेस्ड ऑन दिस केस। सो एफ एस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ सी। इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्सप्रेशन यूज किया था, ये इसी को मैं लेके चल रहा हूं आगे, थोड़ी स्पेस बढ़ाने के लिए मैं इधर आ रहा हूं, इस तरफ आ रहा हूं, इस तरफ। सो अब जो आपने लिखा था
कि ये एक्सप्रेशन ऑल्दो वैलिड है, सॉरी, CC इक्वल टू T, ये तो बात ठीक है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन जो T की वैल्यू आपने पहले ASFY पुट की थी, अब वो आप FS ही रहने देंगे और CC की वैल्यू उसी तरह से 0.85 FC प्राइम PA। अब इसमें अगर आप देखें A इज अननोन, FS इज अननोन, बट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ C। आप इसको अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.85 FC प्राइम B इंटू बीटा 1 C A की जगह पे, और इधर हम FS की जगह पे ये जो ऊपर एक्सप्रेशन हमने अभी बना ली है फॉर FS, ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दैट एक्सप्रेशन इज B माइनस C divided by C into epsilon CU into ES। अब आप जरा इस इक्वेशन पे गौर कीजिएगा। इस इक्वेशन में ये हमें नॉन है, ये नॉन है, बीटा 1 नॉन है, ये अननोन है, AS नॉन है, सेक्शन गिवन है ना, D नॉन है, ये अननोन है, ये वाला वही है जो यहाँ लिखा हुआ था, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फॉर C, although it could be a higher order expression, maybe quadratic equation, so you will be having two roots of C, जैसे quadratic equation की आती है। So C will be, one will be a positive root, the other will be a negative root। So जो positive root आएगा यहाँ से, ज़ाहिर है नेगेटिव C का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता ना, पॉजिटिव वाला जो रूट होगा ऊपर से, that will be the correct value of C। अब जब आपको C की वैल्यू पता चल गई, using this C value, now using this C value you can calculate FS, ठीक है, you can also calculate, if required you can also calculate epsilon S, because this was the only unknown C। If you put your C value, you can calculate epsilon S as well as FS, and then you can write down the capacity as Mn equal to AS FS into D minus A by 2। Now once this C is known, A will also be न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं जो बुक में आपका एग्जाम्पल 4-1 है, कैलकुलेशन ऑफ Mn फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। ये हमें सेक्शन गिवन है, लिहाजा हम इसको हम स्टेटमेंट को भी ले जाते हैं, और तो ये एग्जांपल है फॉर द बीम शोन इन फिगर 4-19A, ये वाली फिगर, कैलकुलेट Mn and confirm that the area of tension steel exceeds the required minimum steel area given by equation 4-11। इक्वेशन 4-11 कौन सी है? ये वाली इक्वेशन है 4-11, ठीक है। AS minimum should be equal to this, where the quantity 3 into under root of FC prime is not to be taken less than 200 psi। ये US कस्टमरी की इक्वेशन है, इस वक्त ठीक है एग्जांपल US कस्टमरी यूनिट्स में है, सो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। सो ये आपने चेक करना है, दो चीजें करनी है, एक तो Mn कैलकुलेट करना है और सेकंड ये कंफर्म करना है that the area of tension steel exceeds the required minimum steel area given by equation 4-11। The beam section is made of concrete with a compressive strength FC prime equal to 4000 psi and has 4 number 8 bars with a yield strength of Fy equal to 60 ksi। So FC prime is given, Fy is given, and AS is given as 4 number 8 bars। Number 8 की 4 बारें हैं, बाकी ये आपको डायमेंशंस गिवन है, H is 20 inch, B is 12 inch, and how would you calculate D? D is ये हमारे पास सैगिंग में है, बीम गिवन तो नहीं है लेकिन
लेट्स बेस्ड ऑन दिस टेंशन स्टील एरिया, क्योंकि यहाँ पे गिवन है टेंशन स्टील एरिया, तो इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये साइड पे टेंशन है, इस साइड पे कंप्रेशन है। सो कंप्रेशन स्टील, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से टेंशन स्टील के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके इस टेंशन फेस से लेके एक्सट्रीम टेंशन फाइबर से लेके यहाँ तक टेंशन स्टील के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस आपको चाहिए। अब वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, एक तो उसमें डिस्टेंस होगा, मैं थोड़ा सा इनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, नीचे वाले का, ठीक है, ये आपकी बारें, ठीक, और यहाँ पे जो चीज रन कर रही होगी वो है स्टिरअप, ठीक, शियर रिइंफोर्समेंट के तौर पे जो यूज होती है। तो अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये किसके, ये आपको चाहिए यहाँ से लेके इसके सेंटर, बार के सेंटर से लेके, सॉरी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना चाहिए ताकि आपको समझ आ सके। इस तरह की डिस्कशन पहले भी हम कर चुके हैं, बट लेट्स रिवाइज इट। लेट्स से 2, 3 हो या 4 हो, चलो मैं 4 ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये आपकी बात चल रही है, ठीक है, ये एक ही बार है, मैंने इसकी वो डायमेंशन दूसरी दोनों ड्रॉ कर लिया, ये उसकी डाया को पूरा शो कर दिया। अच्छा, अब इसमें दो, ये हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ इसके सेंटर से लेके, ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना डी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एक तो ये जो स्टिरअप बार है इसके यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको हम क्लियर कवर बोलेंगे, सी। अब इसको कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट से कंफ्यूज ना कीजिएगा, ठीक, दिस इज क्लियर कवर, और ये normally we take it equal to 1.5 inch, this is provided basically 1.5 inch, और आगे आपके पास आ रहा है डाया ऑफ स्टिरअप, डाया ऑफ स्टिरअप बार, डाया ऑफ स्टिरअप बार, नॉर्मली जो स्टिरअप्स प्रोवाइड की जाती हैं वो हम ये सारी डिस्कशन यूएस कस्टमरी में कर रहे हैं, नंबर 3 की होती है आमतौर पे, या ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो नंबर 4 की होती है, इससे बड़ी नॉर्मली नहीं प्रोवाइड की जाती इसको, ठीक है। सो नंबर 3 और नंबर 4, लेट्स अज्यूम इट टू बी नंबर 3, और आगे आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, हाफ the diameter of this longitudinal bar। इस केस में जो longitudinal bar है ठीक है, DB diameter of the bar में कह रहा हूँ, वो नंबर 8 बार है, नंबर 8 बार का मतलब है 8 by 8 इंच का डाया, ठीक, यानी 1 इंच का डाया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंच, ठीक है। सो अब अगर हम ये टोटल कैलकुलेट करें, ये बन जाएगा 1.5 इंच प्लस नंबर 3 का मतलब है, नंबर 3 का मतलब है 3 by 8 इंच, और ये बनता है 0.375, ठीक, प्लस 0.5 इंच। अब अगर आप सम अप करें तो 1.5 और 0.5 2 इंच बन जाएंगे, और 2 के साथ ये आ जाएगा 2.375 इंच, which can be taken equal to roughly 2.5 इंच। अगर ये हमारा नंबर 4 बार होती, ये वाली बार, तो ये 4 by 8 0.5 बन जाता, in that case the answer would have been exactly 2.5, लेकिन हमने इसको roughly 2.5 इंच ले लिया है, ठीक है। सो अभी इस वक्त हमें पता नहीं है कि ये बार कितने की है, तो हम इसको नंबर 3 या नंबर 4 जो भी ले लें, लेकिन roughly we can take it 2.5 इंच, ठीक, ये 2.5 इंच लेना कंजर्वेटिव है इस केस मोमेंट कैपेसिटी निकालते हुए। सो अगर ये डिस्टेंस 2.5 इंच है, सो देन डी वुड बी
इक्वल टू 20 इंच विच इज h, ये टोटल यहाँ, ठीक है, टोटल माइनस ये डिस्टेंस 2.5, ठीक है. So you will getting 17.5 inch. इसमें आपको ऊपर भी दो बारें कंप्रेशन जोन में भी दिखाई गई हैं. ये नॉर्मली स्मॉल डाया की बार्स होती हैं आमतौर पे, और इनको हम हाइया में डालना पड़ता है क्योंकि स्टिरअप डालने के लिए इनको एज अ हैंगर बार हम यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्टिरअप तभी प्रॉपरली सपोर्ट होगी, हैंग हो सकेगी अगर ये बार भी मौजूद हो. तो हैंगर बार्स भी कहते हैं, सपोर्ट बार्स भी कहते हैं. इनको एज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट आप तभी ट्रीट कर सकते हैं जब ये स्पेशली डिजाइन हो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के तौर पे. कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट जिसमें हम डालते हैं स्टील के अंदर, उसको हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन कहते हैं, जिसमें टेंशन वाली साइड के अलावा कंप्रेशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट डालिए, लेकिन ये प्रॉपरली डिजाइंड होती है. इसका हमारा अगला टॉपिक है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, हमारा एक के बाद अगले से अगला टॉपिक है. सो वो हम जब डिस्कस कर लेंगे वो आप देख लेंगे, लेकिन इस वक्त हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिजाइन नहीं है पर्पसली फॉर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, तो ये बार इनकी कंट्रीब्यूशन हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. सो वी आर एज्यूमिंग दैट द सेक्शन इज अंडर, सो द सेक्शन इज सिंगली रीइंफोर्स्ड, ओनली रीइंफोर्समेंट ऑन द टेंशन साइड. All right. So now starting the procedure. ये तो हमारी कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कशन थी, ये कैलकुलेशन थी. स्टार्टिंग द प्रोसीजर. अभी जो हमने ये जो प्रोसीजर डिस्कस कर लिया है, ये प्रोसीजर बेसिकली हमने एग्जीक्यूट करना है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है. सो हमारी चूंकि assumption है इसमें एक टेंशन स्टील इस वक्त यील्ड कर रहा है, तो उसकी बेस पे हम टी फोर्स हमारी नोन है, हमारी एजम्पशन के ऊपर नोन है, ए एस एफ वाई. एफ एस की जगह मैं एफ वाई यूज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन एजम्पशन. अब ये ए एस हमारा 4 नंबर 8 बार है, तो हर बार का एरिया ये आप टेबल से रीड कर सकते हैं, 0.79 इंच स्क्वायर है. सो ये आपका ए एस हो गया, और एफ वाई इज 60 KSI. So this is answer in kips, 190 kips. ठीक हो गया. So बेहतर है आप AS आपको आगे भी शायद यूज करना पड़े तो आप पहले से कैलकुलेट करके रख लें. 0.79 this becomes 3.16 inch square. All right. So this T is known based on the assumption that Fs is equal to Fy. So T is 190 kips. Now we will check. Now we will calculate A based on this assumption. So based on this, we will calculate A. This T is known to be 190 kips. So let's use the value for CC, 0.85 FC prime B A. ये आपने अलग से पहले से ना भी कैलकुलेट किया होता तो आप यहीं पे ASFY पुट करके कर सकते थे, यानी A की जो डायरेक्टली हमने पीछे एक्सप्रेशन लिखी थी उस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली आप पुट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ आपको स्टेप्स एम्फेसाइज करने के लिए हमने अलग से इसको पहले से कैलकुलेट कर दिया. जो नॉन था बेस्ड ऑन असम्पशन उसको पहले से कर लिया. सो यूजिंग पुटिंग द वैल्यूज, 0.85 FC prime is 4000 PSI, so 4 KSI, ठीक है, और B is I think 12 inch. Let's see. Yes, 12 inch. A is to be calculated. Alright. So from here you can calculate A, which turns out to be 4.66 inch.
ठीक है, based on assumption that fs is equal to fy, we have calculated our a value, and c value can also be calculated using this expression. All right, so straight away you can calculate c as a over beta 1, 4.66 inch divided by beta 1. Now what is beta 1? डायरेक्टली हर दफा 0.85 ना पुट कीजिएगा. बीटा 1 के लिए हमने इक्वेशंस पढ़ी थी जिनको मैं अभी आपके सामने डिस्प्ले करने लगा हूं. ये थी वो इक्वेशंस जो हमने बीटा 1 के लिए पढ़ी थी. तीन इक्वेशंस बेस्ड ऑन fc prime. If fc prime is equal to or less than 4000 psi, you get beta 1 equal to 0.85. Otherwise, if it is between this and this range, so based on this, these three equations, these ये US customary की हैं. मेट्रिक के अलग इक्वेशन है. इस वक्त हम US customary को देख रहे हैं. So you will, अब हमारे केस में 4000 psi है fc prime, so beta 1 is therefore 0.85. ठीक है, हर दफा अगर ये 5000 हो जाता तो हम फिर यहाँ से fc prime यहाँ पे 5000 पुट करके फिर हम beta 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. All right, so now let's go back to our problem. Beta 1 is equal to 0.85 for fc prime equal to or less than 4000 psi. So c will become 4.66 divided by 0.85, which is equal to 5.48 inch. Depth of neutral axis is 5.48 inch. ये आप इसको ये जो हमने a कैलकुलेट किया ना, आप इसको इस तरह से भी कह सकते थे कि हमने जो कंप्रेशन जोन बनता है उसकी डायमेंशन, यानी हमने जो डिस्कशन की थी विटनेस टेस्ट ब्लॉक की, हमें तो सी और ए अननोन है ना इस वक्त. ये शुरू में अननोन था ना. बेस्ड ऑन अ नोन वैल्यू ऑफ टी कि ये जो यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है हमें नोन है. तो अगर ये नोन है टी और सी ने इसके इक्वल होना है, तो ये डेप्थ कितनी हो, यानी ये कहां तक आए, ये इक्विवेलेंट कंप्रेशन जोन कहां तक आए ताकि हमारा सी के जो आंसर है वो टी के बराबर बन जाए. तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने टी की नॉन वैल्यू की बेस पे ए की वैल्यू कैलकुलेट होने से बेसिकली क्या हुआ है, आपको इक्विवेलेंट कंप्रेशन जोन की वैल्यू पता चली है ना. यानी टी की नॉन वैल्यू की बेस पे आपने ये कैलकुलेट कर दिया कि आपका इक्विवेलेंट कंप्रेशन जोन की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए. एक डायमेंशन तो ये बी है ना उसकी बेस्ड ऑन गिवन वैल्यू, लेकिन दूसरी डायमेंशन जो कि ए है ये कितनी होनी चाहिए, ये हमने कैलकुलेट किया, इसको फिक्स किया बेस्ड ऑन नोन वैल्यू ऑफ टी जो यहाँ पे एक्ट कर रही है. सही. सो नाउ यू कैन चेक योर assumption. assumption क्या थी, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एप्सिलॉन वाई. अब हम एप्सिलॉन एस को कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम एक्सप्रेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. ठीक है, एप्सिलॉन सी यू ये हमारा एक्सप्रेशन था. सो नाउ डी इज 17.5, सी इज 5.48 divided by 5.48 multiplied by 0.003. So now you can see this answer is 0.00658 epsilon s. Now you can check your assumption. For that, you should first separately calculate epsilon y, which is simply fy divided by es. Now fy is in this case equal to 60 ksi, and es US customary system में 29,000
KSI. So this will give you an answer equal to 0.00207. Now you can compare epsilon s, and epsilon y. Clearly this epsilon s is greater than epsilon y. Epsilon s has proved to be greater than epsilon y. So the assumption of under reinforced is confirmed. Is confirm, या आप सिंपली ये भी लिख सकते थे assumption is confirmed, क्योंकि यही हमारी assumption थी और ये confirm हो गई है. Now when this is confirmed, you can calculate mn. Now you can calculate mn using the expression that we have already discussed. You can either use T or CC. T हम already calculate कर चुके हैं, so using this expression, तो हमने एक rectangular singly reinforced section के लिए this derive कर ली हुई already, so we are just using that expression. ये T की value 190 kips थी और D is 17.5, A value was 4.66 divided by 2, so you can obtain your answer 2880 kip inch, or you can divide this by 12 to get the answer in kip feet. So this is one part of the problem solved. All right. We were also asked to confirm that tension steel area exceeds AS minimum. Let me show you the problem statement. Calculate Mn. This has been done. Second, confirm that the area of tension steel AS exceeds the required minimum steel area AS minimum given by equation 4-11. ये है वो equation 4-11. ऐसे ये जो रिक्वायरमेंट है कि आप चेक करें कि AS is equal to or greater than AS minimum, ये आप शुरू में ही चेक कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने पहला पार्ट पहले कर दिया, mn को पहले कर दिया और दूसरे को अब हम बाद में कर रहे हैं. सो ये क्या है, AS minimum is equal to this, where 3 into under root FC prime is not to be taken less than 200 psi. इसका मतलब क्या है, आप 3 into under root FC prime को भी कैलकुलेट कर दें, FC prime की वैल्यू जो आपकी प्रॉब्लम में गिवन है वो यूज करके, और फिर 200 से कंपेयर कर दें. अगर आपका आंसर FC prime यहाँ 4000 पुट करके 3 into under root FC prime को कैलकुलेट करके 200 psi से कंपेयर कर दें. अगर आपका आंसर 3 into under root FC prime का आंसर 200 psi से ग्रेटर आ रहा है तो ठीक है, अगर आप इसको यूज कर लें, और अगर आपका आंसर लेसर देन 200 आ रहा है तो फिर आप इसको 200 ले लें, क्योंकि इसकी वैल्यू 200 से लेस नहीं ली जा सकती. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AS minimum is equal to larger of number 1 3 into under root of FC prime और over क्या एक्सप्रेशन थी, FY BWT, और सेकेंड एक्सप्रेशन 200 over FY BWT. अब जाहिर है
यहाँ भी BWD आ रहा है, यहाँ भी BWD आ रहा है. BW इज width ऑफ द वेब. इस केस में सिंपल B 12 इंच. और यहाँ भी FY आ रहा है. सिर्फ इस जगह का फर्क है ना, ये सॉरी इस जगह का, इसका और इसका फर्क है. बाकी तो वही एक्सप्रेशन है दोनों में. इसका मतलब जो यहाँ अगर ये बड़ा है 200 से तो फिर ये गवर्न करेगा, अगर ये छोटा है 200 से तो फिर ये वाली एक्सप्रेशन गवर्न करेगा. तो आप सिंपली बेशक कैलकुलेट कर दें दोनों को, तो आप देख लें कि क्या आंसर बनता है. लेट्स कैलकुलेट दिस. 3 under root of FC prime, which is 4000 PSI. इसमें आपने PSI में वैल्यू पुट करनी है, divided by FY which is 60,000 PSI into 12 into 17.5. आप पहले इसको कैलकुलेट कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि दूसरे को कैलकुलेट करने की जरूरत है या नहीं. इसका आंसर आ रहा है 190 PSI इस ऊपर वाले का. ठीक, अब इसका आंसर चूंकि 190 आ रहा है और इधर हमारे पास आना है इसकी जगह पे 200 नीचे, तो जाहिर है जो सेकंड वाला आंसर एक्सप्रेशन होगा, यानी ये वाला जो होगा, ये बड़ा आंसर देगा, डिवाइडेड बाय यही 60,000 और ये 12 into 17.5. So this is greater than this value. So naturally the second equation will govern. So let's not even calculate this because this is not going to govern. So we will calculate only the one which governs. So this answer is 0.70 inch square. This is the minimum value of AS that must be provided in the given beam, and the provided value of AS is, if you remember, it was 4 into 0.79, 3.16 inch square. So of course AS provided is greater than AS, much greater in fact than AS minimum. So the requirement is okay. So we have done the second part also. Alright, second part is also done. The second part was to check that the area of tension steel exceeds the required minimum steel area given by it. ठीक है, ये वैसे दो रिक्वायरमेंट्स क्यों डाली गई है, वैसे तो हमें ये एनालिसिस का प्रॉब्लम है. MN हमें, जब हम MN कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमें अल्टीमेट स्टेज पे मोमेंट कैपेसिटी दे रहे हैं, नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी. और ये जो हमने रिक्वायरमेंट चेक कर ली है, कंफर्म दैट द एरिया ऑफ टेंशन स्टील एक्सीड्स द रिक्वायर्ड मिनिमम स्टील एरिया गिवन बाय इक्वेशन 4-11. ये जो चेक कर ली है कि AS वाकई AS ग्रेटर है AS मिनिमम से, ये इंश्योर करेगा कि आपका जो मोमेंट, आपका जो बीम है, उसका M क्रैकिंग तकरीबन 2 times ग्रेटर है देन MN, यानी उसके जो MN जो उसका है, जो आपने कैलकुलेट किया है, ये MN जो इस केस में हमारे पास एक आंसर आया है ना, अभी तो हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर है ना 240 क्यूब फीट. ये जो 240 क्यूब फीट आप इसका अल्टीमेट स्टेज पे इसका नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है, ये एटलीस्ट 2 times ग्रेटर है इसके क्रैकिंग मोमेंट कैपेसिटी से. तो ये सेक्शन जब क्रैकिंग पे पहुंचेगा तो ये क्रैकिंग के बाद फौरन, यानी जो एक प्रॉब्लम हो सकती है ना कि जैसे ही क्रैक हो जाए तो सेक्शन पूरा ही कोलैप्स कर जाए. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे पूरी डिस्कशन की थी, तो ये वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा. सो
इनिशियल स्टेजेस जो कि क्रैकिंग वाली स्टेज है, उस पे भी ये प्रॉब्लम, उस पे भी ये बीम्स हमने उसकी कैपेसिटी देख ली है कि उस हवाले से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाय इंश्योरिंग दिस, और अल्टीमेट स्टेज पे भी हमने उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली है। ठीक, अब ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो वी हैव डन दिस पार्ट। ये वाली जो एग्जांपल थी 4-1 हमने कर ली है। ये वाली, यही प्रॉब्लम मेट्रिक यूनिट्स में यानी एसआई यूनिट्स में वर्क हुई है। यहाँ पे आप इसको खुद से देख लीजिएगा, वही स्टेप्स हैं जो पहले किए हैं, सिर्फ ये फर्क होगा कि आप एप्सिलॉन वाई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, अब इस केस में आपको एफ वाई एसआई सिस्टम में गिवन होगा 420 मेगापास्कल, और ईएस जब आप यूज करेंगे वहां आपने 29,000 के एसआई यूज किया था यूएस कस्टमरी में। अब आप एसआई में वर्किंग कर रहे हैं तो ये 200,000 मेगापास्कल, ये 200 गीगापास्कल, तो ये भी मेगापास्कल, ये भी मेगापास्कल, तो ये 200,000 मेगापास्कल है। ये आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है। और उसके अलावा यहाँ पर जब आप बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो, बीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ पे, या 0.85 जब आप रख रहे हो, तो आपने देखना है जब आप बीटा की जो वैल्यू बीटा 1 की इक्वेशंस हैं वो आपने एसआई वाली इक्वेशंस यूज करनी है, एसआई सिस्टम वाली इक्वेशंस। यानी अगर मैं क्विकली वहां पे ले जाऊं, वो ये वाली इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आपने यूज करना है फॉर बीटा 1 एसआई सिस्टम में। सो और जब आप एस मिनिमम की इक्वेशन लिखें तो उसमें भी आपने ये ध्यान रखना है कि आप एसआई सिस्टम की इक्वेशन को यूज करें, एसआई सिस्टम की अलग इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी, यानी ये वाली इक्वेशंस, ये ऊपर पहले तो प्रॉब्लम है तो ये वाली यूज कर ली ना जब हमने ये साथ में पढ़ लिया उसके साथ। और मेट्रिक वर्जन ऑफ एसीआई कोड वी हैव दिस इक्वेशन फॉर एएस मिनिमम। सो ये आप खुद से कर सकते हैं इस वाले को जो एसआई सिस्टम में गिवन है, इसी तरह से आप चेक कर लेंगे सारी चीजों को जो एफपीएस सिस्टम में यानी यूएस कस्टमर सिस्टम में हमने कर लिया। सो दिस कंक्लूड्स आवर प्रॉब्लम। ये मैं आपसे फाइल भी आपको ये वाली पोस्ट कर लूंगा और वीडियो भी आपको पोस्ट कर लूंगा। दैट्स इट।